जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास आज तीसरी रहेगी और इस क्लास के अंतर्गत जो आज टॉपिक रहेगा वो बाल विकास से संबंधित बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक अभिवृद्धि और विकास का रहेगा। इस बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक बालक की अभिवृद्धि और विकास विभिन्न पक्षों में पढ़ेंगे। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, तो दोनों अवस्थाओं का पूरा आज का चैप्टर है। इनका पूरा चैप्टर रहेगा इससे संबंधित। तो चलते हैं क्लास पे। बाल्य अवस्था आयु होती है 6 से 12 वर्ष। तो पहला आपका यहीं से एक क्वेश्चन निकलता है कि बाल्य अवस्था की एज क्या है। तो 6 से 12 वर्ष तक क्या होती है बाल्य अवस्था। इससे पहले अपने शेष अवस्था पढ़ा था और शेष अवस्था की जो एज होती है, शेष अवस्था की एज है वो है 0 से 6 वर्ष तक और उसके बाद बाल्य अवस्था की 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद अपने किशोरावस्था आएगी तो उसकी कितनी है 12 से 18 वर्ष होती है। तो इस प्रकार ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं तो अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। अभी अपने बाल्य अवस्था पे चर्चा करते हैं कि बाल्य अवस्था से संबंधित बालक का विकास। देखिए, बाल्य अवस्था के अंतर्गत कोल व ब्रुस ने, यहाँ अपने को ध्यान देना है, कोल व ब्रुस ने बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल यानी कठिन काल कहा है। ये कई बार पूछा हुआ है, अपने को ध्यान देना है। कोल व ब्रुस ने बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल यानी कठिन काल कहा था। तो यहाँ पूछ लेते हैं कि बाल्य अवस्था को कठिन काल किसने कहा था या बाल्य अवस्था को अनोखा काल किसने कहा था। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कोल एंड ब्रुस ने ये बात कही थी कि ये जो बाल्य अवस्था होती है वो जीवन का कठिन काल होता है या अनोखा काल होता है। दूसरा, सिगमंड फ्राइड ने जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। जो सिगमंड फ्राइड है यानी जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, उन्होंने जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बाल्य अवस्था को निर्माणकारी काल किसने कहा। तो ये अपने ध्यान में होना चाहिए, किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने ये बात कही थी। तो सिगमंड फ्राइड इसको निर्माणकारी काल कहते हैं। इसके बाद किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद्वात्मक ईर्ष्या भावना यानी सर्वाधिक सामाजिक विकास समाजीकरण का काल कहा है। तो किलपैट्रिक महोदय क्या कहते हैं, एक तो प्रतिद्वंद्वात्मक की बात करते हैं, ईर्ष्या भावना की अपने कहें, सर्वाधिक सामाजिक विकास की बात किलपैट्रिक करते हैं, समाजीकरण का काल इन्होंने कहा था। तो किलपैट्रिक बाल्य अवस्था को क्या मानते हैं, प्रतिद्वंद्वात्मक काल, ईर्ष्या भावना और सर्वाधिक सामाजिक विकास समाजीकरण का काल मानते हैं। रोस ने छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किसने कहा है, रोस ने कहा है। रोस ने छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो ये रोस का अपने को ध्यान रखना भी, रोस ने क्या कहा था। तो मिथ्या, छद्म मिथ्या या परिपक्वता काल किसने कहा, रोस ने कहा था। छद्म या मिथ्या परिपक्वता का काल रोस ने कहा था। इसके बाद बाल्य अवस्था वैचारिक अवस्था का काल है, यानी बाल्य अवस्था वैचारिक अवस्था का काल है। तो बाल्य अवस्था वैचारिक अवस्था का काल मानी जाती है। बाल्य अवस्था स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का काल है, यानी बाल्य अवस्था स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का काल भी मानी जाती है। तो यहाँ से अपने को 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इन तीनों चारों क्वेश्चन पे अपने को ध्यान रखना है। तो एक बार फिर अपने देख लेते हैं। कोल एंड ब्रूस ने इसे बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल यानी कठिन काल कहा है। सिगमंड फ्राइड ने जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद्वात्मक ईर्ष्या भावना या सर्वाधिक सामाजिक विकास समाजीकरण का काल कहा है। रोस ने छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। बाल्य अवस्था वैचारिक अवस्था काल है और बाल्य अवस्था संक्रियात्मक अवस्था का काल है। उसके बाद बाल्य अवस्था शिक्षा का कठिन काल है, यानी ये भी मानता है कि बाल्य अवस्था शिक्षा का कठिन काल माना जाता है। बाल्य अवस्था खेल की आयु गेम एज है, यानी बाल्य अवस्था को खेल की आयु कहते हैं, गेम एज कहते हैं। समूह दल टोली गेम एज की आयु मानी जाती है। गैंग एज, यहाँ पे देखना दो चीजें हैं, एक तो है गेम एज, गेम एज, और दूसरा है गैंग एज।
तो ये अपने को ध्यान रखना है। दोनों गेम एज है यानी बाल्यावस्था खेल की आयु है, और समूह दल टोली की आयु है। तो गेम एज खेल की आयु होगी, और गैंग एज है वो समूह दल टोली की आयु होगी। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, यानी ये क्या है, प्रारंभिक विद्यालय, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में ही जो एडमिशन है वो विद्यालय में लेता है। तो प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक शिक्षा का काल भी इसको अपने कह सकते हैं। तो प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी है, प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था भी है। उसके बाद बिना काम के भ्रमण घूमने की प्रवृत्ति है, यानी इस काल को बिना काम के भ्रमण करने या घूमने की प्रवृत्ति भी इसको माना जाता है। अगला बहिर्मुखी स्वभाव है, यानी इसके अंतर्गत स्वभाव बहिर्मुखी होता है। अगला संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। अगला नीति गुणों का विकास होता है। कल्पना शक्ति, अमूर्त चिंतन प्रारंभ काल आता है, यानी इस काल के अंतर्गत क्या होता है, अमूर्त चिंतन कर बच्चा है वो करने लग जाता है। और शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता है, यानी जो लास्ट है वो शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता माना जाता है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ बाल्यावस्था शिक्षा का कठिन काल है ये माना जाता है। बाल्यावस्था खेल की आयु है यानी गेम एज है। समूह दल टोली की आयु है यानी गैंग एज है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। बिना काम के भ्रमण घूमने की प्रवृत्ति है। बहिर्मुखी स्वभाव है। संग्रहण करने की प्रवृत्ति है। नीति गुणों का विकास है। कल्पना शक्ति है, मूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल है। और शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता है। तो ये बाल्यावस्था से संबंधित है। उसके बाद ये तो बाल्यावस्था संबंधित सामान्य क्वेश्चन थे जो बाल्यावस्था से पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप थर्ड ग्रेड रीड का दे रहे हैं या फिर आप सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तो बाल्यावस्था संबंधित महत्वपूर्ण जो टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन यही से निकलता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बाल्यावस्था में शारीरिक विकास आता है, यानी बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो अपने बाल्यावस्था के से संबंधित शारीरिक विकास का अपने यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला है भार, यानी उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वजन 36 किलो से 46 किलो के मध्य होता है। और उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार है वो बालकों की तुलना में अधिक होता है। तो देखो यहाँ पर पहले शेष अवस्था पिछले वाले वीडियो में मैंने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो उस शेष अवस्था में मैंने आपको बताया था कि वहां क्या होता है कि बालक का भार अधिक होता है। शेष अवस्था में बालिका से बालक का भार अधिक होगा, लंबाई भी अधिक होगी, वहाँ वजन भी ये अधिक होगा। तो ये वहाँ बालक का था, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। बाल्यावस्था में आते क्या होता है, बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है, यानी यहाँ बालिकाओं की ग्रोथ जबरदस्त होती है तो यहाँ भार बढ़ जाता है। लंबाई, बाल्यावस्था में लंबाई मात्र 2 से 3 इंच तक की बढ़ती है, अर्थात बाल्यावस्था के अंत में लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर से 42 इंच हो जाती है, यानी 106 सेंटीमीटर यदि इंच में परिवर्तित करेंगे तो 42 इंच होती है। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम बढ़ती है एवं बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। तो यहाँ बालिकाओं की लंबाई ज्यादा बढ़ेगी बालकों की अपेक्षा, लेकिन बालकों की लंबाई इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बालिकाओं की बढ़ती है। उसके बाद आता है सिर और मस्तिष्क। बालक के मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष तक 90% हो जाता है, यानी जब बालक 6 वर्ष का होता है तो उसका लगभग 90% उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। और 10 वर्ष की आयु में 95% होता है, यानी वो 10 वर्ष का होता है तो लगभग उसकी आयु में कितना होता है, 95% हो जाता है। 2 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है, यानी 10 वर्ष की आयु में 95% इसका विकास हो जाएगा। और 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार है वो 1260 ग्राम हो जाता है, यानी जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाएगा। इसके बाद आती है हड्डियां, पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती है, इनकी संख्या 270 से 350 तक बढ़ जाती है, यानी यहाँ इसके समय क्या होता है, हड्डियों की संख्या 270 से 300 तक बढ़ जाती है। इसके बाद आता है दांत। बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत है गिरने लगते हैं और स्थायी दांत है आना प्रारंभ होते हैं, यानी वहां अपने
शेष अवस्था में देखे तो वहाँ दूध के दांत आते हैं और वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग इस प्रकार वो संख्या प्राप्त करता है बच्चा। तो शेष अवस्था तक लगभग 20 दांत वो उसके आ जाते हैं, जो कि 8 वर्षों में 12 से 10 वर्षों 8 वर्षों में 12 दांत आ जाते हैं, 10 वर्षों में 15 और 12 वर्षों में 25 स्थायी दांत आ जाते हैं। 12 से 13 वर्षों में बालक के 27 से 28 दांत आ जाते हैं। एक बालक के दांतों का सर्वाधिक विकास बाल्य अवस्था यानी 10 से 12 वर्ष में होता है। तो इस प्रकार ये दांतों का विकास होता है। यहाँ पर को ध्यान देना है, 5 से 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं, यानी वहां दूध के दांत आए थे शेष अवस्था में, यहाँ गिरने लग जाएंगे और स्थायी दांत आने यहाँ पर आरंभ हो जाते हैं। 8 वर्ष के बालक में 12 दांत आ जाते हैं स्थायी, 10 वर्ष में 15 आ जाते हैं, 12 वर्ष के 25 स्थायी दांत आ जाते हैं, 12 से 13 वर्ष में बालक के 27 से 28 दांत आ जाते हैं। एक बालक के दांतों का सर्वाधिक विकास बाल्य अवस्था में 10 से 12 वर्ष में होता है। इसके बाद आता है हृदय आता है। 12 वर्ष की आयु में धड़कन 1 मिनट में 85 बार हो जाती है, यानी जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो उसकी धड़कन क्या हो जाएगी, 1 मिनट में 85 बार हो जाएगी। मांसपेशियां, बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 27 से 30% हो जाता है। 11 से 12 वर्ष में यौनांगों का तीव्र विकास होता है, यानी जब बच्चा 11 से 12 वर्ष का होता है तो वहां यौनांगों का क्या होता है, बच्चे का एकदम तीव्र विकास होता है। तो यहाँ मांसपेशियों, बाल्यावस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 27 से 30% हो जाता है और 11 से 12 वर्ष में यौनांगों का तीव्र विकास यहाँ होता है। इसके बाद बाल्यावस्था में मानसिक विकास आता है, यानी वो तो बाल्यावस्था में था शारीरिक विकास, अब आएगा बाल्यावस्था में मानसिक विकास। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास से संबंधित यहाँ पे तथ्य अपने देखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक लगभग 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, यानी जब बालक लगभग 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना। उसके बाद बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है, यानी बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है। जब बच्चे बाल्यावस्था में होता है तो वहां चिंतनशीलता में परिपक्वता आ जाती है। जब बालक 6 वर्ष का होता है यानी चित्र की वस्तुओं के वर्णन करना शुरू कर देता है, 14 से 15 तक गिनती सुनाने लग जाता है कि योग्यता उसमें आ जाती है, 14 से 15 तक गिनती सुनाने की, स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। तो ये विकास है वो 6ठे वर्ष तक बालक बच्चा कर लेता है। उसके बाद बच्चा 7 वर्ष का होता है, जब बच्चे की आयु 7 वर्ष हो जाती है तो साधारण वस्तु में अंतर देता है, यानी वो साधारण कोई वस्तु होगी तो उसमें अंतर के बारे में वो जानना शुरू कर देता है, वो अंतर बता देगा। जब बच्चा 8 वर्ष का होता है छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है, यदि बच्चा 8 साल का होगा तो वो छोटी कविताओं को याद कर लेता है, कहानी को याद कर लेता है, लंबे वाक्यों को दोहरा लेता है, यानी लंबे वाक्य होते हैं उनको वो दोहरा लेता है। 9वें वर्ष जब बच्चा 9 वर्ष का होता है तो वर्ष, समय, दिनांक, वार, सिक्के की पहचान याद कर लेता है, यानी 9 वर्ष का बालक होता है तो वो समय के बारे में जानना शुरू कर देता है, वर्ष के बारे में जानना शुरू करता है, दिनांक के बारे में जानना शुरू कर देता है, वार के बारे में, सिक्कों की पहचान आदि के बारे में वो जानना शुरू कर देता है। जब बच्चा 10 वर्ष का होता है तो छोटी कहानी याद कर लेता है, यानी 10 वर्ष का बच्चा क्या करता है, छोटी कहानी है उसके याद हो जाती है, छोटी कहानी याद करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार ये बच्चा है वो अपना इस प्रकार विकास को प्राप्त करता है। उसके बाद आगे आता है बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास, यानी बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास के बारे में पढ़े। हरलोक के अनुसार सामाजिक विकास के चरण, ये चरण किसने दिए हैं, हरलोक ने दिए, ये ध्यान रखना है, ये हरलोक से संबंधित सामाजिक विकास के चरण। 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है और वहां के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है, यानी वहां के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, यानी बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व क्या हो जाता है, बहिर्मुखी होता है। धीरे धीरे यह समूह का सदस्य बनकर साहस, न्याय, निर्णय, सद्भाव व नेतृत्व के गुणों को द्वारा अपना सामाजिक विकास करता है, यानी धीरे धीरे यह समूह का सदस्य बनकर साहस, न्याय, निर्णय, सद्भाव, नेतृत्व गुणों द्वारा अपना सामाजिक विकास करता है।
खेल भावना का विकास होता है। इस काल के अंतर्गत खेल भावना का भी बच्चे के अंतर्गत विकास हो जाता है। बालक में विभिन्न रुचियां पैदा होती है, यानी यहाँ क्या करता है कि बालक में अनेक प्रकार की रुचियां वो पैदा कर लेता है। टोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है, यानी टोली है वो बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। और लोक ने इस पे लिखा है, टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। तो इस प्रकार यानी बाल्यावस्था में बालक का विकास होता है। उसके बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास आता है। यहाँ क्या है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में अपनी चर्चा करते हैं कि बच्चे का बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस स्तर पे होता है। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या के संवेग अवांछित ढंग से आ जाते हैं। दूसरा, बालक में समलिंगी प्रेम, टोली के प्रति प्रेम, हर्ष के साथ साथ भय व क्रोध के संवेग स्थिति अनुसार प्रकट होते हैं। यानी बालक में समलिंगी प्रेम, टोली के प्रति प्रेम, हर्ष के साथ साथ भय व क्रोध के संवेग स्थिति अनुसार प्रकट होते हैं। बालकों में संवेगों पर नियंत्रण और दमन की क्षमता आने से उचित समय पर संवेग को छुपा लेते हैं। यानी बालकों में संवेगों पर नियंत्रण और दमन की क्षमता आने से उचित समय पर संवेगों को छुपा लेते हैं। अगला है, विद्यालय में शिक्षक का व्यवहार शिष्ट व सहयोगात्मक होने पर बालक में मानसिक ग्रंथियां नहीं बनती हैं एवं संवेगों का उचित विकास होता है। यानी विद्यालय में शिक्षक का व्यवहार शिष्ट सहयोगात्मक होने पर बालक में मानसिक ग्रंथियां नहीं बनती है व संवेगों का उचित विकास होता है। बाल्यावस्था में संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट व प्रभावी हो जाते हैं। यानी बाल्यावस्था में संवेग पूर्व की तुलना में अधिक स्पष्ट व प्रभावी हो जाते हैं। अगला है, पूर्व प्राथमिकता। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार यानी प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय में बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होनी चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसकी बात है बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास। यानी बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास कैसे, जो चारित्रिक विकास के अपने चर्चा करते हैं कि बाल्यावस्था में चारित्रिक विकास के बारे में अपने पढ़ते हैं। चारित्रिक विकास के अंतर्गत किसी समूह का सदस्य बनने के कारण बालक का दूसरे बालकों के संपर्क स्थापित होता है। फलस्वरूप उसके आचरण में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। यानी यहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि किसी समूह का सदस्य बनने के कारण बालक का दूसरे बालकों से संपर्क स्थापित होता है और फलस्वरूप उसके आचरण में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। बालक विभिन्न परिस्थितियों में उचित और अनुचित में अंतर करना जान जाता है। यानी विभिन्न परिस्थितियों में उचित क्या है और अनुचित क्या, उसका अंतर जान जाता है। बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करने लगता है। बालक परिवार में एक विशेष सदस्य और विद्यालय के एक विशेष शिक्षक की आज्ञा अधिक तत्परता से पालन करता है। यानी बालक का परिवार के एक विशेष सदस्य और विद्यालय के एक विशेष शिक्षक की आज्ञा अधिक तत्परता से पालन करता है। बालक घर में स्वार्थपूर्ण और अनुचित पर विद्यालय में निस्वार्थ और उचित व्यवहार करता है। बालक घर में स्वार्थपूर्ण और अनुचित पर विद्यालय में निस्वार्थ और उचित व्यवहार करता है। बालक कम से कम मौलिक रूप से चोरी करने, झूठ बोलने, धोखा देने और छोटे बच्चों या छोटे पशुओं पर कष्ट पहुंचाने और सेकी मारने की निंदा करने लगता है। यानी बालक कम से कम मौलिक रूप से चोरी करने, झूठ बोलने, धोखा देने, छोटे बच्चों या छोटे पशुओं को कष्ट पहुंचाने और सेकी मारने की निंदा करने लगता है। यानी ये एबिलिटी बालक के अंतर्गत उसमें बाल्यावस्था के अंतर्गत वो विकसित कर लेता है। उसके बाद
यानी बालक झूठ बोलना कम कर देता है। बालक झूठ बोलना कम कर देता है, माता पिता से अधिक धन प्राप्त करने के लिए उनके कार्य करता है और अपने से संबंधित महत्वपूर्ण परिस्थितियों से सत्य बोलने का प्रयास करता है। कोल्सनिक, यहाँ बालक झूठ बोलना कम कर देता है, माता पिता से अधिक धन प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य करता है और अपने से संबंधित महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सत्य बोलने का प्रयास करता है। उसके बाद कोल्सनिक ने अपनी एक कोटेशन दी है। कोल्सनिक के अनुसार बालक कुछ सिद्धांतों को समझने, स्वीकार करने और प्रयोग करने लगता है और वह इन सिद्धांतों पर आधारित अपने व्यवहार के प्रभाव पर विचार करने लगता है। स्ट्रैंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष बालकों में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। यानी बालक 6 का, 7 का और 8 वर्ष का होता है तो बालकों में विवेक, न्याय, ईमानदारी और मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। इसके बाद आता है किशोरावस्था, यानी बाल्यावस्था के बाद क्या आती है? किशोरावस्था आती है। तो किशोरावस्था का काल है 12 से 18 वर्ष। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि शेष अवस्था का काल 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष। तो तीनों कालों का याद अपने ये जो काल है वो अपने को याद रखना है। कोई भी अवस्था का काल पूछा जा सकता है, ये बार बार पूछा भी गया है। या आप सी टेट को देखोगे या फिर आप एच टेट को देखोगे या फिर आप रीट के एग्जाम को देखोगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो इसके अंतर्गत ये काल कई बार पूछा हुआ है। पुराने पेपरों को जो आप देखो तो ये काल पूछा गया है, काल के बारे में पूछा गया है। तो अपने को ध्यान रखना है कि किशोरावस्था काल है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। अब किशोरावस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं अपने, तो उन क्वेश्चनों पे अपने चर्चा करते हैं। एडोलसेंस, यानी ये शब्द है एडोलसेंस, शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एडोलसियर से हुई है। यहाँ अपने को ध्यान रखना है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से, एडोलसियर शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा का शब्द है एडोलसियर, उससे एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई। एडोलसियर का अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी एडोलसियर का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनले हॉल ने 1904 में एडोलसेंस, ये ध्यान रखना, स्टैनले हॉल सन 1904 में एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। ये एक बार पूछी भी गई थी पुस्तक। यहाँ सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है भी एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? तो ये स्टैनले हॉल की है, ध्यान रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टैनले हॉल निम्न में से संबंधित हैं, तो संबंधित है तो यहाँ पे आप संबंधित का आएगा, तो इसमें आपको एडोलसेंस पुस्तक वाणिज्य एडोलसेंस पुस्तक का नाम दिया होगा। तो ध्यान रखना है कि स्टैनले हॉल एडोलसेंस से संबंधित है। तो इन क्वेश्चनों के बारे में अपने को ध्यान रखना है। एडोलसेंस पुस्तक में लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वह अचानक होते हैं। यानी स्टैनले हॉल ने अपनी इस एडोलसेंस पुस्तक में लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वह अचानक होते हैं, यानी अचानक आते हैं। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि स्टैनले हॉल है वो किशोरावस्था के क्या है? जनक माने जाते हैं। स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। तो यहाँ इन चीजों को अपने को ध्यान रखना है। एक बार वापिस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार इनसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से कहीं से भी निकल सकता है। तो एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एडोलसियर से हुई है, ये ध्यान रखना है। एडोलसियर का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनले हॉल ने 1904 में एडोलसेंस नामक पुस्तक प्रकाशित की। यानी स्टैनले हॉल ने 1904 में एडोलसेंस पुस्तक क्या की थी? प्रकाशित की थी। एडोलसेंस पुस्तक में लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वह अचानक होते हैं। एडोलसेंस पुस्तक में लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वह क्या होते हैं? अचानक होते हैं। स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है। यानी स्टैनले हॉल को क्या माना जाता है? किशोरावस्था का जनक माना जाता है। अब किशोरावस्था को अलग अलग कालों के अंतर्गत बांटा हुआ है, यानी इनका एक पीरियड दिया हुआ है, उन पीरियड के अंतर्गत इसको बांटा हुआ है। तो यहाँ अपने देखते हैं किशोरावस्था वह संधि
किशोरावस्था या व्यय संधि 11 से 15 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था। यहाँ पे इस किशोरावस्था को दो पीरियड में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था यानी व्यय संधि जिसको कहते हैं, यह 11 से 15 वर्ष का काल है। पूर्व किशोरावस्था 11 से 15 का, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना आपने। ये पूर्व किशोरावस्था का काल भी एक बार पूछा गया, उत्तर किशोरावस्था की पूछा गया। तो पूर्व किशोरावस्था काल है 11 से 15 वर्ष, तो ये 11 से 15 वर्ष वाला अपने को ध्यान में रखना। अब पूर्व किशोरावस्था से प्रश्न क्या आ सकता है, तो यहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि पूर्व किशोरावस्था से इसे तूफान व उलझन की अवस्था कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि तूफान व उलझन की अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था है, पूर्व किशोरावस्था है या किशोरावस्था है। इसे तूफान और उलझन की अवस्था कहते हैं। पूर्व किशोरावस्था टीनेज एज ऑफ ब्यूटी की अवस्था भी मानी जाती है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार 2-3 बार पूछा हुआ है कि पूर्व किशोरावस्था टीनेज, नंबर 1 टीनेज एज ऑफ ब्यूटी की अवस्था मानी जाती है। तो ये टीनेज और एज ऑफ ब्यूटी कई बार 2 बार पूछा हुआ है, ये तो ये पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, ये पूर्व किशोरावस्था समझते हैं। इसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है, यानी पूर्व किशोरावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास क्या होगा, तीव्र गति के साथ होगा। तो ये अपने ध्यान रखना है, इसमें लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास है वो तीव्र गति से होता है। अगला है लड़कियों की लंबाई बढ़ना, आवाज कोमल सुरीली, बगल व गुप्तांगों पर बाल तथा 12 से 14 वर्ष में मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ परिवर्तन क्या होता है कि लड़कियों की लंबाई बढ़ती है, आवाज उनकी कोमल होती है, सुरीली होती है, बगल व गुप्तांगों पर बाल आ जाते हैं तथा 12 से 14 वर्ष में मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। लड़कों में विकास 14 वर्ष के बाद तीव्र गति से होता है, यानी बच्चियां क्या होती है 12-14 वर्ष में अपना विकास कर लेती है, तीव्र गति के साथ होता है, कर लेती है। लेकिन लड़कों में 14 वर्ष के बाद तीव्र गति से विकास होता है। तो लड़कियों और लड़कियों में विकास का ये डिफरेंस रहता है 2-3 साल का, ये अपने को ध्यान रखना है। लड़कियां 2-3 साल लड़कों से पहले विकसित हो जाती है और लड़के 2-3 साल बाद में होते हैं। बालक का बिगड़ना व सुधरना इसी काल पर निर्भर होता है, यानी बालक का बिगड़ना और सुधरना किस पे निर्भर है, इसी काल पर निर्भर है। तो ये काल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद पूर्व किशोरावस्था के बाद आती है उत्तर किशोरावस्था, और उत्तर किशोरावस्था काल है 17 से 19 वर्ष। तो उत्तर किशोरावस्था भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो अपने उत्तर किशोरावस्था से भी संबंधित अपने क्वेश्चन देखते हैं कौन से आते हैं। उत्तर किशोरावस्था का काल जो मैंने आपको अभी बताया कि 17 से 19 वर्ष है उत्तर किशोरावस्था का काल। ये काल ध्यान रखना, ये पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था का काल भी पूछ लेते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, यहाँ अपने को ध्यान देना है। कोल व ब्रुस नया जीवन का काल, यानी कोल व ब्रुस ने इसको क्या कहा था, नया जीवन का काल कहा था। उसके बाद परिवर्तन का काल, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन इसमें होते हैं, इसको परिवर्तन का काल भी माना जाए क्योंकि इसमें अचानक परिवर्तन आते हैं, सर्वाधिक परिवर्तन यहाँ होते हैं, तो इसे परिवर्तन का काल भी कहते हैं। उसके बाद अगला स्टेनले होल, यानी स्टेनले होल का क्या मानना था, दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल। तो स्टेनले होल ने कहा था दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल स्टेनली होल ने कहा था। तो किशोरावस्था को दबाव, तनाव, संघर्ष और तूफान का काल भी इसको कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल होता है ये, यानी उत्तर किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। उसके बाद अगला स्वर्ण काल, गोल्डन एज भी इसको माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये पूछा हुआ था, ये 2-3 बार पूछा हुआ है, गोल्डन एज और ये स्वर्ण काल। तो किशोरावस्था को गोल्डन एज भी कहते हैं। बसंत ऋतु भी इसको माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है, बसंत ऋतु, क्योंकि जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है तो अचानक परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, तो इसको इसीलिए बसंत ऋतु कहा जाता है, क्योंकि बालक के अंतर्गत जो किशोरावस्था आती है तो उसमें अचानक परिवर्तन दिखाई देते हैं। और इसका एक कारण और है कि जब एक ऋतु जा रही होती है और नई ऋतु आ रही होती है तो उसके लक्षण जा रही ऋतु के अंतर्गत भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो यहाँ इसी प्रकार बालक में क्या होता है, बाल्यावस्था के एंड काल में किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, तो इसलिए इसको बसंत ऋतु से भी जोड़ा जाता है। समायोजन का अभाव यहाँ पाया जाता है, क्योंकि बच्चा अचानक समायोजन यहाँ
नहीं कर पाता है, समायोजन का अभाव इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद देशभक्ति की भावना भी यहाँ बच्चे में होती है, ये देशभक्ति की भावना यहाँ प्रबल पाई जाती है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, देशभक्ति भावना प्रबल होती है। अगला, संवेग स्थिर होते हैं, यहाँ क्या होता है, संवेग स्थिर होते हैं। अगला, वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है, वीर पूजा की प्रवृत्ति भी यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, कल्पना का बाहुल्य व दिवास्वप्न की प्रवृत्ति, कल्पना का बाहुल्य व दिवास्वप्न की प्रवृत्ति भी यहाँ पाई जाती है। अगला, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि व संक्रमण काल भी इसको माना जाता है, यानी बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि संक्रमण काल ये माना जाता है, क्योंकि किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था के बाद क्या आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। उसके बाद सर्वाधिक काम प्रवृत्ति और सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण इसमें पाया जाता है, ये भी इतना है, क्योंकि इसके अंतर्गत यहाँ बच्चा क्या कर लेता है, लगभग अपना विकास है वो कर लेता है, तो इसलिए परिपक्वता उसके अंतर्गत हर दृष्टि से परिपक्वता आ जाती है। तो यहाँ सर्वाधिक काम प्रवृत्ति और सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण यहाँ पाया जाता है। तार्किक चिंतन और अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके यहाँ तक आते आते बालक में तार्किक चिंतन भी विकसित कर लेता है और अमूर्त चिंतन भी वो विकसित कर लेता है। समाज सेवा की भावना भी बच्चे के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये अपने उत्तर किशोरावस्था से संबंधित है। देश भक्ति की भावना, यहाँ पे देशभक्ति की भावना होती है, संवेग स्थिर होते हैं, वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, कल्पना का बाहुल्य और दिवास्वप्न की प्रवृत्ति होती है, बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था संधि का संक्रमण काल माना जाता है, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण होता है, तार्किक चिंतन और मूर्त चिंतन की अवस्था है, समाज सेवा की यहाँ भावना पाई जाती है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है किशोरावस्था में शारीरिक विकास, यानी यहाँ से अपने विकास होता है बच्चे का। तो किशोरावस्था में सबसे पहले आता है शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस स्तर पे होता है, कैसे होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आज क्वेश्चन कहाँ से निकल सकता है, यहाँ पे अपने देखते हैं। पहला आता है भार। तो जहाँ भार को अपने देखें तो मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 63% तक हो जाता है, यानी मांसपेशियों का भार शरीर के भार का कितना हो जाता है, 63% तक हो जाता है। और 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है, और 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है अपने को कि 15 वर्ष तक तो लड़कियों का भार अधिक होता है और 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार अधिक होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 12 से 15 वर्ष तक बच्चे हैं वो अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है, और उसके बाद 14 से 17-18 साल तक बच्चे हैं वो, बालक है वो परिपक्वता प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार लड़कियां हैं वो बच्चों से पहले परिपक्वता प्राप्त कर लेती है, विकसित हो जाती है। उसकी बात है लंबाई। इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है, यहाँ पे लंबाई क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। और 11 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है, यानी 11 से 14 वर्ष का जो काल होता है वहाँ लड़कों की तुलना में लड़कियों की तुलना बढ़ती है। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की केवल 16 वर्ष तक बढ़ती है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि लड़कियों की लंबाई या लड़कियों की जो लंबाई है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है, ध्यान रखना है। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है, यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो लड़कों की लंबाई है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कियों की केवल 16 वर्ष तक की बढ़ती है, यानी बालक का वो 18 साल तक बढ़ेगा और जो बच्ची है छात्रा है वो 16 साल तक ही बढ़ती है। उसके बाद आता है हड्डियां। 18 वर्ष की अवस्था तक अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण होने के कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, ये ध्यान देना। 18 साल का छात्र या बालक होता है तो अस्थिकरण की क्रिया को पूर्ण होने के कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। हड्डियों के आपस में जुड़ने की क्रियाओं को अस्थिकरण कहते हैं तथा हड्डियों के मजबूत होने की क्रिया को दृढ़ीकरण कहते हैं। हड्डियों के आपस में जुड़ने की क्रिया को अस्थिकरण तथा हड्डियों के मजबूत होने की क्रिया को क्या कहते हैं, दृढ़ीकरण कहते हैं। इसके बाद है दांत। इस काल में 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। इस काल के अंतर्गत कितने 28 दांत है वो आ जाते हैं। 4 प्रज्ञादंत अक्कलजाड़ भी इस अवस्था के अंत में निकलने लगती है, यानी 4 जो प्रज्ञादंत है या नक्कल की जाड़ है भी इस अवस्था के अंत में निकलने
निकलने लग जाती हैं। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या 32 होती है। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 हो जाती हैं, और लड़कियों में प्रज्ञादंत पहले आते हैं। तो यहाँ पे दांतों संबंधित अपने ध्यान रखना है कि इस काल में 28 स्थायी दांत आ जाते हैं, 4 प्रज्ञादंत है। 4 को जो जाड़ अपने जिसको बोलते हैं अक्कल जाड़, वो प्रज्ञादंत है, प्रज्ञादंत भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना। 4 होती है उनकी। प्रज्ञादंतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रज्ञादंतों की संख्या कितनी है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रज्ञादंतों की संख्या कितनी होती है? वो 4 होती है। इस अवस्था के अंत में निकलने लग जाती है। तो इस प्रकार कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। यानी लड़कियों में प्रज्ञादंत पहले आते हैं, लड़कों से लड़कियों में प्रज्ञादंत क्या आ जाते हैं? पहले आ जाते हैं। तो इस प्रकार अपने 32 की संख्या वो प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सिर व मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क प्रौढ़ों के समान पूर्ण विकसित हो जाते हैं। यानी इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क का प्रौढ़ों के समान क्या हो जाते हैं? पूर्ण विकसित हो जाते हैं। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो जाता है। यानी बाल्यावस्था में अपने 1200 1250 ग्राम यहाँ पे पड़ा था, तो किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो जाता है, यानी अपना पूर्ण विकसित हो जाता है। इसके बाद आता है हृदय आता है। यहाँ पे ध्यान रखना, मस्तिष्क का भार भी पूछ लिया जाता है। तो किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। बाल्यावस्था में 650 1200 ग्राम तक प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से मस्तिष्क से संबंधित ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद हृदय आता है। लड़कों में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। अब वहां अपने 85 बार पड़ी थी, ध्यान रखना। और शेष अवस्था में अपने 150 बार तक भी पड़ी है, अपने 100 बार तक भी पड़ी है। तो यहाँ जो परिपक्वता जो आती है धड़कन में, तब परिपक्वता पूर्ण करता है, तब 1 मिनट में 72 बार हो जाती है। और तो लड़कियों में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 66 से 70 बार होती है। यहाँ ये अपने को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ अपने क्वेश्चन पूछते हैं तो गलत कर देते हैं, अपने केवल एक ही पढ़ते हैं 72 बार वाली, और लड़कियों वाला अपने ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ यदि आपने हृदय की धड़कन लड़कियों में पूछी जाती है कि लड़कियों में हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी होती है? 66 से 70 बार होती है। तो यहाँ क्वेश्चन अपने कई बार क्या होता है? गलत हो जाता है। तो ये अपने लड़के और लड़कियों की धड़कन अलग, अपने थोड़ा डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना है। लड़कों में 1 मिनट में 72 बार, और लड़कियों में 1 मिनट में 66 से 70 बार होती है। मुख, इस अवस्था में ललाट चौड़ा, नाक लंबी, मुख चौड़ा हो जाता है। आवाज, लड़कों की आवाज भारी कठोर, जबकि लड़कियों की आवाज मधुर और कोमलता युक्त हो जाती है। यानी लड़कों की जो आवाज है वो भारी और कठोर होती है, और लड़कियों की आवाज है वो मधुर और कोमल युक्त हो जाती है। प्रजनन अंग, इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि इस अवस्था में आते थे प्रजनन अंग क्या हो जाते हैं? एकदम विकसित हो जाते हैं। इसके बाद आता है किशोरावस्था में मानसिक विकास। यानी किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरह पे होता है? तो यहाँ अपने किशोरावस्था में मानसिक विकास से संबंधित अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। तो किशोरावस्था में मानसिक विकास संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं किशोरावस्था में क्या होता है? अधिकतम बुद्धि का विकास है वो 16 वर्ष तक हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो कब तक हो जाता है? 16 वर्ष तक वो हो जाता है, यानी कंप्लीट कर लेता है, उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। मानसिक स्वतंत्रता, किशोर के मानसिक विकास का एक मुख्य लक्षण है मानसिक स्वतंत्रता। वह रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं को अस्वीकार करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। यानी यहाँ क्या होता है कि मानसिक स्वतंत्रता, किशोर के मानसिक विकास का एक मुख्य लक्षण है मानसिक स्वतंत्रता। वह रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं को अस्वीकार करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। मानसिक योग्यताएं, किशोर की मानसिक योग्यताओं का स्वरूप निश्चित हो जाता है, और उसमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्या का समाधान करने की योग्यताएं उत्पन्न
हो जाती हैं। तो इस प्रकार मानसिक योग्यताओं का विकास किशोर के अंतर्गत होता है। उसके बाद आगे ध्यान। किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का पर्याप्त विकास हो जाता है और वह किसी भी विषय वस्तु पर अपने ध्यान को बहुत देर तक केंद्रित रख सकता है। इसके बाद है चिंतन। चिंतन शक्ति। किशोर में चिंतन करने की शक्ति होती है। इसकी सहायता से वह विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं का हल खोजता है, पर उसके हल साधारणतः गलत होते हैं। और इसका कारण बताते हुए एलिस क्रो ने लिखा है, किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है। उसके बाद आता है तर्क आता है। तर्क शक्ति। किशोर में तर्क यानी रीजनिंग करने की शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। तर्क किए बिना वह किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चे के अंतर्गत मानसिक विकास है वो चलता है। उसके बाद कल्पना शक्ति आती है। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन जिसको अपने कहते हैं। किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना के संसार में विचरण करता है। कल्पना के बाहुल्य के कारण उसमें दीवास्वप्न देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और कुछ किशोर अपनी कल्पना शक्ति को कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। इस चीज को आपको नोट करना है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में क्या होती है, कल्पना शक्ति अधिक होती है। रुचियों की विविधता। किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बालकों और बालिकाओं में कुछ रुचियां समान और कुछ भिन्न होती हैं। जैसे समान रुचियां, कॉमन इंटरेस्ट, भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचि, सिनेमा देखने, रेडियो सुनने, प्रेम साहित्य पढ़ने में रुचि। विभिन्न रुचियां हैं। बालकों में स्वस्थ बनने और बालिकाओं में सुंदर बनने की रुचि। बालकों की खेल कूद में और बालिकाओं की संगीत, नृत्य, नाटक आदि में रुचि। बालकों और बालिकाओं की एक दूसरे में रुचि। तो इस प्रकार यानी समान रुचियां और अलग अलग रुचियां भी यहाँ होती हैं। तो ये कई बार यहाँ पे रुचियां भी पूछ लाती है। बालिकाओं के अंदर सुनने की रुचि सुंदर बनने की होती है। बालकों की खेल में ज्यादा होती है। बालिकाओं की संगीत, नृत्य, नाटक में अधिक रुचि होती है। बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे में भी रुचि होती है। इसके बाद किशोरावस्था में सामाजिक विकास आता है। यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, तो सामाजिक विकास से संबंधित कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ किशोरावस्था में सामाजिक विकास से संबंधित अपने प्रश्नों पे अपने चर्चा करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने अपनी कोटेशन दी थी, जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में वरन उनके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करने लगते हैं। ये क्रो एंड क्रो ने बात कही थी। समूह का निर्माण। किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। यानी किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। गुणों का विकास। समूह के प्रभाव से किशोरों में नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि के गुणों का विकास होता है। यानी समूह के प्रभाव से किशोरों में नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि के गुणों का विकास होता है। उसके बाद है दबाव व संघर्ष। किशोरावस्था में बालक व माता पिता के मध्य मतभेद व संघर्ष होता रहता है। माता पिता उनसे उपदेशात्मक व्यवहार करते हैं एवं बालक सा व्यवहार करते हैं। नैतिक आचरण, आदर्श अपनाने को निर्देश देते हैं, जिससे किशोर संघर्ष व दबाव की अवस्था में रहते हैं। इसके बाद भावी जीवन की चिंता। भावी जीवन की चिंता यानी किशोरावस्था में बालक शादी, व्यवसाय, धनार्जन, परीक्षा परिणाम, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता प्रकट करते हैं।
उसके बाद समूह शक्ति, किशोरावस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। यहाँ समूह शक्ति अधिक होती है। उसके बाद किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास आता है, यानी किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस स्तर पे होता है। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में अपने जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित अपने देखते हैं। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत कौन किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसी पे अपने चर्चा करते हैं। यहाँ हर एक पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं, यानी किसी प्रकार के फालतू समय जाया होने की विषय वस्तु यहाँ इस क्लास में नहीं रखी गई है। और यही आपको इस क्लास से लाभ होने वाला है कि आपको फालतू में भटकने की जरूरत नहीं है, और स्ट्रिक्ट जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं वही इस क्लास के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और क्लास को पूरा देखें ताकि आप इसका लाभ अच्छे प्रकार से उठा सकें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, क्लास को अच्छे प्रकार से नहीं सुनेंगे, तो इस वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलेगा। और एक आप शॉर्ट में अपने जो नोट्स है वो भी आप बनाते जाइए, ताकि आपके बहुत कम शॉर्ट में इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे कि आप उन नोट्स को यदि आप पढ़ोगे तो भी आप जो आपके साइकोलॉजी के जो 20 क्वेश्चन आते हैं उन 20 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे प्रकार से, और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप यानी 18+ क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस क्लास का आप फायदा उठाएं और अपने कंपटीशन एग्जाम में अधिक अंक आप अर्जित करें। कोल एंड ब्रूस के अनुसार, कोल एंड ब्रूस क्या कहते हैं यहाँ पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है। कोल एंड ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यानी कोल एंड ब्रूस की एक कोटेशन है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। ये कोल एंड ब्रूस का था। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहते हैं। किशोर में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। यानी किशोर में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। यानी जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा होगी। किशोर में शारीरिक कमजोरी, किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा होता है। यानी किशोरों में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा होता है। किशोर में सामाजिक कारणों से ईर्ष्या संवेग का तीव्र विकास होता है। किशोर में सामाजिक कारणों से ईर्ष्या संवेग का तीव्र विकास होता है। तो यहाँ से संवेगों से संबंधित, किशोर में संवेगों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये संवेगात्मक विकास से संबंधित अपने को ध्यान रखना है, किशोर में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार के वो संवेगात्मक स्थितियां आती हैं। तो इसको अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ना है, ताकि किसी प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आता है किशोरावस्था में चारित्रिक विकास। यानी किशोरावस्था में चारित्रिक विकास किस तरह से होता है, चारित्रिक विकास को बोलते हैं। किशोरावस्था में चारित्रिक विकास से संबंधित क्या होता है, प्रश्न आते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को अपने देखते हैं। किशोर एक आदर्श व्यक्ति की कल्पना करके उसके समान बनने का प्रयास करता है। यानी किशोरावस्था के अंतर्गत बच्चा क्या करता है, किशोर एक आदर्श व्यक्ति की कल्पना करता है और उसके समान बनने का क्या करता है, वो प्रयास करता है, यानी वैसा बनने का प्रयास करेगा। किशोर अपने समूह, परिवार, पड़ोस के व्यक्तियों से सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव करता है। ये भी एक समस्या होती है किशोरावस्था की। किशोर अपने समूह, परिवार और पड़ोस के व्यक्तियों से सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव करता है। किशोर अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए व्यक्तिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करता है। यानी किशोर अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए व्यक्तिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करता है।
तो यहाँ अपने व्यक्तिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बना करके दिया होगा कि किशोर अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए निम्न में से करता है, या किशोर के व्यवहार को निर्देशित करने से संबंधित है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे तो संबंधित है बनाएंगे तो इसमें ये एक ऑप्शन में आपको दिए होंगे व्यक्तिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक। इस प्रकार एक ऑप्शन में ये डाले होंगे और 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक को गायब कर देंगे, वहां दूसरा डाल देंगे, दूसरे को गायब कर देंगे और डाल देंगे, तो इस प्रकार से क्रम सही नहीं होगा। तो सही क्रम आपको चुनना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़े आप। किशोर दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप करके, यानी किशोर दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप करके अपने विचारों, मूल्यों, विश्वासों और धारणाओं, दृष्टिकोणों की तुलना करता है। यानी किशोर दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप करके अपने विचारों, मूल्यों, विश्वासों, धारणाओं और दृष्टिकोणों की तुलना करता है। अगला मेडिन मेडिन्स के अनुसार किशोर धर्म की संकीर्णता को त्याग कर सहिष्णुता और मानव धर्म का समर्थन करता है। यानी किशोर क्या करता है, धर्म की संकीर्णता को त्याग कर सहिष्णुता और मानव धर्म का समर्थन करता है। इसके बाद मेडिन्स के अनुसार किशोर अपनी संस्कृति के व्यवहार के प्रतिमानों का तो अनुसरण करता है, पर उसके आधारभूत मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है। यानी किशोर अपनी संस्कृति के व्यवहार के प्रतिमानों का तो अनुसरण करता है, पर उसके आधारभूत मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है। किशोर के चरित्र की कुछ मुख्य विशेषताएं: चिंता, उच्च आदर्श, शक्तिशाली कल्पना, आत्माभिमान, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, धार्मिक रीति रिवाजों में विश्वास अविश्वास, प्रतिद्वंदिता की भावना, अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह, विचारों में चंचलता, भावनाओं की प्रबलता और मनोभावों के अकारण आकस्मिक परिवर्तन। तो ये किशोर से संबंधित है कि किशोर के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं को अपने को ध्यान है। किशोर के चरित्र की विशेषताएं क्या है? एक तो चिंता, दूसरा उच्च आदर्श, शक्तिशाली कल्पना, आत्माभिमान, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, धार्मिक रीति रिवाजों में अविश्वास, प्रतिद्वंद्विता की भावना, अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह, विचारों की चंचलता, भावनाओं की प्रबलता और मनोभाव में अकारण एवं आकस्मिक परिवर्तन। पेग एवं हेविगहर्स्ट के शब्दों में कह सकते हैं, प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने के समय तक किशोर स्थायी नैतिक सिद्धांतों का निर्माण कर लेता है। प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने के समय तक किशोर स्थायी नैतिक सिद्धांतों का निर्माण कर लेता है, जिनके आधार पर वह अपने स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन और निर्देशन करता है। जिनके आधार पर वह अपने स्वयं के कार्यों का मूल्यांकन और निर्देशन करता है। तो ये किशोर से संबंधित अपने को ये क्वेश्चनों पे अपने को ध्यान देना है। उसके बाद बालक का क्रियात्मक यानी गामक विकास आता है। यानी बालक क्रियात्मक और गामक विकास कैसे करता है, बालक का क्रियात्मक और गामक विकास कैसे होता है। तो यहाँ बालक के क्रियात्मक और गामक विकास से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अपने को बालक का क्रियात्मक और गामक विकास के बारे में अपने देखेंगे कैसे यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, तो उन पे अपने चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं अपने। क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक योग्यता का विकास भी कहते हैं। यानी क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक योग्यता का विकास कहते हैं, ध्यान रखना है। गत्यात्मक योग्यता का विकास किसे कहते हैं? क्रियात्मक विकास को ही ये कहा जाता है। क्रियात्मक विकास द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तथा यह बालक के भीतर योग्यताएं एवं कौशल होता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शिशु का क्रियात्मक विकास से गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से प्रारंभ हो जाता है। गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ में हाथ पैरों को हिलाता है,
शिशु के जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का विकास होता चला जाता है। जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक स्कूल क्रियात्मक कौशल, बैठना, उठना, उछलना, चलना, दौड़ना, फेंकना में तीव्रता से विकास होता है। 5 से 6 वर्ष का बालक दौड़ना, गेंद फेंकना जैसे अनेक क्रियात्मक कौशलों को विकसित करता है। क्रियात्मक विकास से संबंधित अपने ये तथ्य हैं, ये अपने को ध्यान से एक बार फिर देख लेना है कि क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक योग्यता का विकास कहते हैं। एक बात तो ये अपने को ध्यान में रखनी है कि क्रियात्मक विकास को ही गत्यात्मक योग्यता का विकास अपने कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, क्रियात्मक विकास द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तथा वह बालक के भीतर योग्यताएं या कौशल होता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये ध्यान रखना, ये सामान्य से विशिष्ट वाला अपने को ये कई बार पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये भी एक शिक्षण सूत्र भी मैंने आपको पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताए थे, वो शिक्षण सूत्र आपके याद होने चाहिए। तो क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शिशु का क्रियात्मक विकास से गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से प्रारंभ हो जाता है। गर्भस्थ शिशु माता के गर्भ में हाथ पैरों को हिलाता है। शिशु के जन्म के बाद क्रियात्मक विकास की गति तीव्र हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का विकास होता चला जाता है। यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि गर्भस्थ शिशु के गर्भस्थ काल में ही उसका क्रियात्मक विकास शुरू हो जाता है और माँ के गर्भ में वो क्या करता है, हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। तो ये क्रियात्मक विकास का ये सूचक होता है। जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक स्कूल क्रियात्मक कौशल, जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था तक स्कूल क्रियात्मक कौशल जैसे बैठना, उठना, उछलना, चलना, दौड़ना, फेंकना में तीव्रता से विकास होता है। और 5 से 6 वर्ष का बालक दौड़ना, गेंद फेंकना जैसे अनेक क्रियात्मक कौशलों को विकसित करता है। इसके बाद प्लेटो के अनुसार, यानी यहाँ प्लेटो ने कोटेशन दी है अपनी, तो प्लेटो के अनुसार बच्चों की देखभाल एवं परवरिश जिस प्रकार की जाती है उसी तरह अपने हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। यानी बच्चों की देखभाल और परवरिश जिस प्रकार की जाती है उसी तरह वह अपने हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। यानी जैसा बच्चा देखेगा वैसा अनुकरण करेगा। तो यहाँ अनुकरण से बच्चा सीखता है। वाटसन के अनुसार, ये प्लेटो ने ये बात कही थी, वाटसन के अनुसार बच्चे का बाएं हाथ या दाएं हाथ का होना प्रमुख कारण सामाजिक शिक्षण है। यानी बच्चे का बाएं हाथ और दाएं हाथ का होना ये किसका शिक्षण है, सामाजिक शिक्षण है। ये बात वाटसन ने ये कहती है, वाटसन की एक कोटेशन है ये, इन पे अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अरस्तु के अनुसार बालक का दायां हाथ होना ईश्वरीय देन है और बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है। बालक बालक का दायां हाथ होना ईश्वरीय देन है और बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है, फिर क्रमशः मुख, गर्दन, धड़, पैरों के क्षेत्र में होता है। इसी वजह से बालक पहले आंखों को घुमाना, सिर को हिलाना, चीजों को हाथ से पकड़ना तथा अंत में खड़ा होकर चलना सीखता है। तो अरस्तु का भी ये अच्छा ये क्रियात्मक विकास दिया हुआ है कि बालक का दायां हाथ होना ईश्वरीय देन है। यानी बालक का दायां हाथ होना क्या है, ईश्वरीय देन है। बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र में होता है। यानी क्रियात्मक विकास होगा बालक के सिर के क्षेत्र में होगा, फिर क्रमशः मुख में होता है, फिर गर्दन में, उसके बाद धड़ में, उसके बाद पैरों के क्षेत्र में होता है। यानी ये क्रम किससे चल रहा है, सर से पैर की ओर चल रहा है। जो मैंने आपको विकास बताया था कि विकास एक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत अपने बताया था सर से पैर की ओर, यानी सेफला काउडल, और अंदर से बाहर की ओर प्रोक्सिमो डिस्टल। तो ये इसी सिद्धांत पे क्रियात्मक विकास बच्चे का होता है। तो पहले क्या होगा, सर के क्षेत्र में होगा, उसके बाद फिर मुख में आएगा, फिर गर्दन में आएगा, फिर धड़ में आएगा, फिर पैर के क्षेत्र में आएगा। तो इसी वजह से बालक पहले आंखों को घुमाना, यानी इसी वजह से पहले क्या करता है, पहले आंखों को घुमाना सीखता है।
फिर सिर को हिलाना सीखता है, फिर चीजों को हाथ से पकड़ना शुरू करता है, और अंत में खड़ा होकर चलना सीखता है। तो ये क्रम है, सर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। तो इसी प्रकार अपने इनको ध्यान में रखना है। जैसे ऊपर प्लेटो ने कहा था, बच्चों की देखभाल एवं परीक्षा जिस प्रकार की जाती है, उसी तरह अपने हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। और वाटसन ने क्या, बच्चे का बाएं या दाएं हाथ का होना प्रमुख कारण सामाजिक शिक्षण है। तो ये इन पे अपने को ध्यान रखें। ये प्लेटो ने क्या कहा था, वाटसन ने क्या कहा और अरस्तु ने क्या कहा, तीनों की चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है बालक का भाषा विकास, यानी बच्चे का भाषा विकास कैसे होता है, यानी किस स्तर पे होता है। तो भाषा विकास से संबंधित क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे के भाषा विकास से संबंधित जो आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में अपने देखते हैं कि बच्चे के भाषा विकास से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने चर्चा करेंगे केवल, इसके अलावा फालतू की चीजें अपने यहाँ नहीं पढ़ेंगे और नए फालतू की चीजें वीडियो के अंदर डाली गई है। यहाँ महत्वपूर्ण चीजें ही आपको डाली हुई है। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण चीजों को अपने को देखना है। बालक का भाषा विकास, जब शिशु का जन्म होता है एवं पहली बार वह क्रंदन करता है या रोता है, वह ही बालक की पहली भाषा होती है। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि बालक का भाषा विकास, जब शिशु का जन्म होता है तब वह पहली बार क्रंदन करता है, यानी वो रोता है, यही बालक की पहली भाषा है। इस समय बालक को किसी भी प्रकार के स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, परंतु जब धीरे धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण करता है, वैसे वैसे स्वरों, व्यंजनों एवं अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। कि जैसे जैसे वैसे वैसे स्वरों, व्यंजनों अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। सामान्यतः देखा गया है कि किशोरावस्था में बालकों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। बाल्य अवस्था में लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। इसी कारण अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज होती है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना है। देखिए, बालक एक बार फिर अपने देख लेते हैं। बालक का भाषा विकास, जब शिशु का जन्म होता है एवं पहली बार वह क्रंदन करता है या रोता है, वही वही बालक की पहली भाषा होती है। इस समय बालक को किसी भी प्रकार के स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, परंतु जब धीरे धीरे बालक ध्वनियों का उच्चारण करता है, वैसे वैसे स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों की संख्या बढ़ती जाती है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। सामान्यतः देखा गया है कि किशोरावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है, और बाल्यावस्था में लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। इसी कारण अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज होती हैं। तो ये अपने को अच्छे प्रकार से देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हरलोक की कोटेशन आती है, यानी हरलोक ने एक कोटेशन दी है। हरलोक के अनुसार भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। यानी भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके जा सके। स्विट के अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की प्रगति है। स्मिथ के अनुसार भाषा विकास की प्रगति है। आयु और शब्द, जन्म से 8 माह 0,
10 माह है 1 वर्ष, 1 वर्ष में 3 शब्द, यानी आयु के अनुसार जो शब्दों की संख्या किस प्रकार यहाँ पे बच्चा विकसित करता है। यहाँ पे ये तालिका दी गई है कि जन्म से 8 माह वहाँ कोई शब्द नहीं होता है, कि जन्म से 8 माह तक बच्चे का कोई शब्द नहीं होता है। जब बच्चा 10 माह का होता है तो वो एक शब्द शुरू कर देता है, माँ बोलना। 1 वर्ष का होता है तो 3 शब्द उसकी कैपेसिटी आ जाती है। 1 वर्ष से 3 माह तक 19 शब्द, और 1 वर्ष 3 से 6 माह तक 22, और 1 वर्ष 6 से 9 माह तक 118, 2 वर्ष तक 212, 4 वर्ष तक 1550, 5 वर्ष तक 2072 और 6 वर्ष तक 2562 शब्द बच्चा है वो सीख जाता है। भाषा के चरण आते हैं, यहाँ भाषा के चरणों के बारे में अपने देखते हैं। भाषा के चरण, भाषा के चरण है कि कई बार पूछा जाता है भाषा के चरण से संबंधित। पहला है क्रंदन या रोना, पहला है क्रंदन या रोना। बालक की प्रथम ध्वनि पहली भाषा होती है, यानी बालक की पहली भाषा क्या होती है, क्रंदन या रोना होती है। जब बालक जन्म लेता है तो वो क्रंदन करता है या रोता है, इसके अलावा उसकी कोई क्रिया नहीं होती है। तो शाब्दिक रूप से यही क्रिया बच्चा करता है जन्म के समय, जन्म के समय यही क्रिया होती है। शाब्दिक रूप से अपने चर्चा करते हैं तो क्रंदन या रोना। दूसरा है बबलाना या बालालाप। ये 3 से 8 माह की क्रिया होती है बच्चे की। जब बच्चा 3 से 8 माह का हो जाता है तो वह बबलाना या बालालाप करना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो और कोई भी उसकी शाब्दिक क्रिया नहीं होती है। बबलाना या बालालाप 3 से 8 माह। तीसरी है अंग विक्षेप, यानी अंगों के हाव भाव द्वारा समझना। अंग विक्षेप, अंगों के हाव भाव द्वारा समझना। तो इस प्रकार ये 3 चरण भाषा के हैं। क्रंदन या रोना, ये बालक की प्रथम ध्वनि है, यानी पहली भाषा है। जन्म के समय केवल यही भाषा होती है। दूसरा है बबलाना या बालालाप, 3 से 8 माह तक होती है। और तीसरा है अंग विक्षेप, यानी अंगों के हाव भाव द्वारा समझना। अंगों के हाव भाव द्वारा समझना, ये क्या होता है, अंग विक्षेप या अंगों के हाव भाव द्वारा समझना। तो इस प्रकार ये भाषा के चरण थे। और इसी के साथ आज की क्लास है वो अपनी कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार आज अपने यानी बाल विकास के अंतर्गत, बाल विकास, बाल विकास के अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत है अपने 2 चीजें पढ़ी है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और तीसरी पढ़ी है अपने किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अपने अध्ययन किया है। यानी बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और ये चारित्रिक विकास पढ़ा है। उसी प्रकार किशोरावस्था में अपने मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास और सामाजिक विकास अपने पढ़ा है। तो दोनों अवस्थाओं से संबंधित अपने क्या है, पूरा ये चैप्टर अपना पूरा किया है विकास से संबंधित। यानी बाल्यावस्था में बालक का विकास और किशोरावस्था में बालक का विकास, उससे संबंधित अपने यहाँ पे ये चैप्टर है वो अपने पूरा किए हैं। तो इस वीडियो से आप बाल्यावस्था और किशोरावस्था एकदम शॉर्ट रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे रखा गया है। किसी प्रकार की अन्य कोई विषय वस्तु नहीं लाई गई है, यानी आपका कोई समय जाया नहीं होगा। महत्वपूर्ण तथ्य लाए गए हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे डाला गया है, और इन्हीं टॉपिक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जब आप एग्जाम दोगे या पेपर आप लेकर के आओगे तो आप यहाँ पे इन पूरी क्लासों से आप मिलाना, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। और यहीं से आपको टोटल क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो ये जो रेफरेंसेस बुकें हैं उन 2 3 4 बुकों से मैंने कंसल्ट कर करके, अच्छे अच्छे रेफरेंस बुकों से, जो ऑथेंटिक बुक जिसको अपने कहते हैं, वहाँ से अपने ये कंसल्ट करके पूरे ये तथ्य मैंने तैयार किए हैं। जो टॉपिक मैंने तैयार किए हैं, हर एक टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदु डाले गए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो एग्जाम में आए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, पीछे के
जो एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं, चाहे वो रीट के पेपर्स हैं, सेकंड ग्रेड के पेपर्स हैं, फर्स्ट ग्रेड के पेपर्स हैं, सी टेट के पेपर्स हैं, एच टेट के पेपर्स हैं, तो वहाँ से जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं तथ्यों को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया गया है, ताकि आप यदि तैयारी करें तो आप एक अच्छी विषय वस्तु आपको पढ़ने के लिए मिले और अधिक से अधिक आपको एग्जाम में उसका आपको लाभ मिल सके। तो ऐसी विषय वस्तु इन वीडियो के अंतर्गत डाली गई है। तो आप क्लास को पूरा देखें, स्किप न करें और अपने साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाएं। मैं नोट्स को आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक सीखने का एक क्रम होता है। भाषा सीखने का सूत्र मैंने आपको बताया था, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। यदि चारों काम अपने कर लेते हैं तो कोई भी विषय वस्तु वो अपने सरल तरीके से सीख जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सरल तरीके से सीखने से संबंधित मैं आपको कह रहा हूँ कि आप क्या करें कि आप साथ में अपने नोट्स, इसको इससे वीडियो से आप साथ साथ में अपने नोट्स जरूर बनाते जाएं, ताकि आपके शॉर्ट रूप के नोट्स आपके पास संग्रहित हो जाए, आपके पास नोट्स आपके बन जाए। और एग्ज़ाम जब हो आपका, तो अपने एग्ज़ाम के नज़दीक में, यानी एग्ज़ाम के नज़दीक में अपने कम समय के अंतर्गत पूरा सिलेबस पढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी पूरा जो सिलेबस होता है उसको अपने पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो वो तभी पढ़ा जाएगा जब हमारे पास शॉर्ट के नोट्स होंगे। जब तक आप शॉर्ट में नोट्स नहीं बनाओगे तो आप एग्जाम के नज़दीक में पूरी विषय वस्तु आप नहीं देख पाओगे। और इसका कई बार क्या होता है कि अपने को लॉस हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के नज़दीक यदि विषय वस्तु पढ़ ली जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रत्यास्मरण में आ जाती हैं और उसका सीधा सीधा लाभ अपने को एग्जाम में मिलता है। तो इसीलिए आप नोट्स अवश्य बनाएं और वीडियो को आप जरूर देखें। ये टॉपिक पूरा होने के बाद इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होगा वो मैं उसका वीडियो में अवश्य डालूंगा, ताकि आप साथ साथ में यदि इन टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे तो आपको सीधा केवल आप उस पेपर में आप बैठेंगे या आप वो जो वीडियो पेपर का जो वीडियो होगा उसको आप पेपर को हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लाभ हुआ है यहाँ से नोट्स बनाने से और क्लास को देखने से। तो जब तक आप क्लास को पूरा नहीं देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो आप वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो इसलिए आपको क्या करना है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं और क्लास को पूरा देखना है। और क्लास इन टॉपिक पूरा होने के बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो वीडियो आएगा उस वीडियो को भी आपको देखना है, ताकि उसमें किसी प्रकार की, जहाँ जिस टॉपिक के अंतर्गत आपको कम नंबर आते हैं, वो क्वेश्चन हल नहीं हो पाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है और उस टॉपिक पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको कमजोर टॉपिक पे अपने को क्या करना है, ध्यान अपने दे सकते हैं। तो हम जब जब अपने टेस्ट देते हैं, अधिक से अधिक टेस्ट देते हैं, तो हमारे इस प्रकार के कमजोर टॉपिकों का हमें पता चल जाता है और उनकी हम अच्छी प्रकार से हम तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार के कमजोर टॉपिकों को आपने अपने को पता लगाना है, और वो पता तभी लगा पाओगे जब इस वीडियो के बाद आपकी जो क्लास, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास आएगी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास आपको पेपर की ऑब्जेक्टिव पेपर की क्लास आपको दी जाएगी। और इसमें एक पेपर के अंतर्गत 50 से 100 प्रश्न रखे जाएंगे। और जब वो सारे इस पूरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, तो जब आप इन क्वेश्चनों को आप करोगे तो आप उसमें से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं, कितने आपके गलत होते हैं, और जो गलत होते हैं वो कौन से टॉपिक के, कौन से कंटेंट के गलत होते हैं, तो उस कंटेंट को अपने क्या कर सकते हैं, दोबारा अपने पढ़ सकते हैं, ताकि हमारी उस कंटेंट की जो कमजोरी है वो दूर हो जाए और फाइनल एग्जाम में आप जाएं, आरपीसी में, रीट में या फर्स्ट ग्रेड में, तो वहाँ आपका किसी प्रकार का लॉस न हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, नोट्स बनाना है, और ये टॉपिक पूरा होने के बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर का वीडियो आएगा उस पेपर को आपको हल करना है और अपना स्कोर बताना है कि आपने जो पेपर हल किया उसमें कितना आप स्कोर कर पाए। तो आपकी तैयारी कैसी है उसका पता चल जाएगा। यदि ये किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए जो वीडियो आए आपके सामने, नए वीडियो के नोटिफिकेशन आए, वो आपको तुरंत मिल जाए और आपको पता चल जाए कि एक नई क्लास आ चुकी है, नई जानकारी आ चुकी है, और उसका लाभ आप तुरंत ले पाएँ। और इसी लाभ को प्राप्त करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।
इसके अलावा जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके जानकार हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर जरूर करें आप, ताकि वो भी इन क्लासों का फायदा उठा सकें, वो लाभ ले सकें। तो निःशुल्क क्लासें, निःशुल्क कोचिंग, इसका आप आनंद उठाइए और अपनी सफलता है वो अपने नाम कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय श्री राम।